नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों आज हम कपिल काचो सीकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम इकोनॉमिक्स के 500 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। दोस्तों ये जो 500 प्लस क्वेश्चन जो रहेंगे वो किन के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, तो दोस्तों हमारे पास जो भी कॉम्पिटिटिव हमारे जो एग्जाम है और यदि उसमें सामान्य अर्थशास्त्र जो नाम लिखा हुआ है और यदि आपको ये लग रहा है कि हमारे यहाँ पर 16 चैप्टर में से कोई भी चैप्टर यदि शामिल है तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। और वैसे यदि दोस्तों बात करें तो एएसओ की एग्जाम है, संगणक की एग्जाम है, या फिर हमारे पास एसओ या फिर आरएस एसआई, इन सारी एग्जामों में एसएससी या अदर भी जो एग्जामें जो होती हैं केंद्र की या राज्य की, तो यहाँ पर उनके किसी भी चैप्टर से रिलेटेड बात करें कि यानी कि जो 16 चैप्टर दे रखे हैं उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे उनको हम जल्दी जल्दी उन पर टिक लगाते जाएंगे, लेकिन दोस्तों जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे उनको हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा जो प्रथम क्वेश्चन है यहाँ पर, तो चलिए दोस्तों हमारा जो प्रथम क्वेश्चन है, आउटपुट के मूल्य एवं वर्दी के बीच अंतर को कहा जाएगा। आउटपुट के मूल्य एवं वर्दी के बीच जो अंतर है उसे कहा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे को 2 सेकंड लेनी है एक क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर आपको आंसर जो इसका बताना है वो होगा मध्यस्थ उपभोग। मध्यस्थ उपभोग यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली उत्पाद विधि को इस नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो राष्ट्रीय आय है उसमें जो गणना करने वाली जो विधि होती है उसे उत्पाद विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है वो हमारे को बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, मूल्यवर्धी विधि, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। हस्तांतरण भुगतानों से ऐसे भुगतानों का संदर्भ लिया जाता है जो बनते हैं। हस्तांतरण भुगतानों से ऐसे भुगतानों का संदर्भ लिया जाता है जो बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, माल तथा सेवाओं के किसी विनिमय के बिना। माल तथा सेवाओं के किसी विनिमय के बिना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय आय से बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से भिन्न होती है, इनमें से किसके कारण। तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जीडीपी मार्केट प्राइस बराबर है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। यदि दोस्तों हम जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड कर दें कि जीडीपी मार्केट प्राइस आ जाए, तो यहाँ पर दोस्तों जो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में यदि आप शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ऐड कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाएगी, जीडीपी मार्केट प्राइस आ जाएगी। जीएनपी यानी कि ग्रोस नेशनल जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होती है, तो जीडीपी प्लस इसमें क्या ऐड करें कि आपके पास जीएनपी आ जाए। तो यहाँ पर दोस्तों विदेशों से जो शुद्ध साधन आय हमारे को प्राप्त होती है यदि वो ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगी, जीएनपी, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय आय सम्मिलित नहीं करती। राष्ट्रीय आय में इसमें यानी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी में से क्या शामिल नहीं करते। तो यहाँ पर हमारे को जो बताना आंसर वो क्या होगा, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अनुत्पादकीय राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बाजार मूल्य पर जीडीपी बराबर बाजार मूल्य पर जीएनपी प्लस नेट फॉरेन इनकम जो आपकी है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर इस नाम से भी जाना जाता है। जो शुद्ध राष्ट्रीय जो उत्पाद है वो साधन लागत पर इस नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 2 बिंदु है, तो शुद्ध राष्ट्रीय जो उत्पाद है वो साधन लागत पर किस नाम से जाना जाता है ये हमारे को बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय निम्न को छोड़ देना चाहिए, यानी आप जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जब गणना करते हो तो इनमें से किसको छोड़ देना चाहिए वो हमारे को बताना है। तो यहाँ पर जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो होगा सरकारी हस्तांतरण भुगतान को, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सरकारी हस्तांतरण भुगतान। राष्ट्रीय आय को अनुमान करने में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है वो हमारे को बतानी है। जब आप राष्ट्रीय आय की गणना करते हो तब सबसे बड़ी जो समस्या आती है इन 4 ऑप्शनों में से वो कौन सी आती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोहरी गिनती पर, दोहरी गिनती पर, बी ऑप्शन सही होगा। वस्तुएं और सेवाएं जो अंतिम उपभोग के लिए होती है वह है, वस्तुएं एवं जो सेवाएं हैं वो अंतिम उपभोग के लिए होती है वह है। तो यहाँ पर जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा उपभोग वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। वास्तविक राष्ट्रीय आय का अर्थ है ऐसी राष्ट्रीय आय जो मापा जाता है। वास्तविक जो राष्ट्रीय आय होती है ना वो किस पर मापी जाती है, स्थिर मूल्य पर या वर्तमान मूल्य पर, या आपके पास थोक मूल्य या विक्रय मूल्य पर। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्थिर मूल्य पर, स्थिर मूल्य पर। दोस्तों ध्यान रखना यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये लगे कि यहाँ पर ये आंसर नहीं है ये दूसरा आंसर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। निम्न में से कौन सा सही है, यहाँ पर सही पूछा है। तो यहाँ पर जो दोस्तों आंसर जो करेक्ट होगा वो होगा एनएनपी साधन लागत पर बराबर में होगा एनएनपी बाजार मूल्य और माइनस जो दोस्तों इसमें से होगा वो होगा आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि माइनस करने पर, यानी यहाँ पर जो सही है वो ए ऑप्शन सही है। जीएनपी की गणना करने में मुख्य जो समस्या क्या आती है वो हमारे को बतानी है। तो यहाँ पर जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा दोहरी गणना, दोहरी गणना। हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई,
हरित क्रांति जो है वो कब प्रारंभ हुई थी ये हमारे को बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 1966, बी ऑप्शन सही होगा। जीडीपी में क्या ऐड करें कि जीएनपी आ जाए, ये दूसरी बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर विदेशों से जो शुद्ध साधन आय प्राप्त होती है वो ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीएनपी आ जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रदर्शित करता है कि राष्ट्रीय आय को, यानी आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय आय को कौन सा यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय आय जो प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर वो एनएनपी पर, साधन लागत पर, यानी जो एनएनपी होती है वो किस पर होनी चाहिए, साधन लागत पर होनी चाहिए, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक देश के आर्थिक विकास का वास्तविक माप होता है, एक देश है उसके आर्थिक विकास का जो वास्तविक जो माप होता है वो कौन सा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार। वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के स्थिर मूल्य का आधार वर्ष है, यानी स्थिर मूल्य का जो आधार वर्ष है वो हमारे को बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 2011-12, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। दोस्तों हमारे पास एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ चुका है, उसको हम आराम से देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर यदि साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद कितना दे रखा है, 1000 रुपया, विदेशों से जो शुद्ध साधन आय है वो कितनी है, 200। ये दोस्तों जीडीपी है, इसमें हमारे को 200 ऐड करना है तो हमारे पास जीएनपी आ जाएगी। अप्रत्यक्ष कर दे रखा है दोस्तों 100, ये भी ऐड होगा। सब्सिडी दे रखी है 40, तो बाजार मूल्य पर सकल सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगा, तो यहाँ पर दोस्तों जीडीपी कितनी दे रखी है, 1000 रुपया दे रखी है। यहाँ पर जो शुद्ध साधन आय यानी कि विदेशों से जो प्राप्त शुद्ध साधन आय है वो कितनी है, 200, ये भी ऐड होगी। और जो आपका अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों वो कितना है, 100 है। और दोस्तों जो माइनस यहाँ पर होगी वो सब्सिडी यहाँ पर क्या होगी, माइनस होगी। तो यहाँ पर हम -40 करेंगे तो यहाँ पर जो आपका पास जो आंसर आ रहा होगा वो यानी 1000 प्लस 200 कितने होते हैं दोस्तों, 1200 प्लस 1300, माइनस में से यदि 40 घटा देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1260 आएगा। यानी आपके पास आंसर क्या आएगा, 1260, जो कि आपके पास राष्ट्रीय उत्पाद होगा। यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो 1260 है। एक वस्तु की मांग का अर्थ है, एक वस्तु की मांग का अर्थ है। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा, समय की किसी अवधि विशेष के दौरान एक निर्दिष्ट मूल्य पर वस्तुएं की मांगी गई मात्रा, समय की किसी अवधि विशेष के दौरान एक निर्दिष्ट मूल्य पर वस्तु की मांगी गई मात्रा। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों हमारे पास। मान लेते हैं कि एक थिएटर में फिल्म के मूल्य 120 रुपये से प्रति व्यक्ति 200 रुपये प्रति व्यक्ति तक बढ़ाए जाते हैं, यानी 120 रुपये थे, अब कितने कर दिए, 200 रुपये कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों वृद्धि कितने की हुई, 80 रुपये की वृद्धि हुई। थिएटर का जो प्रबंधक देखता है कि मूल्य में वृद्धि निर्दिष्ट फिल्म से 300 लोगों की उपस्थिति में को 200 लोगों तक गिरा देती है, यानी 300 लोग देख रहे थे, अब कितने देख रहे हैं, 200। क्यों में कितने की हुई दोस्तों, यहाँ पर 100 की। तो फिल्म के लिए मांग की मूल्य लोच क्या होगी ये हमारे को बताना है। तो दोस्तों इसका सूत्र जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन डिमांड बटा चेंज इन प्राइस होता है। तो यहाँ पर जो हमारे को आंसर निकालना है यहाँ पर दोस्तों 80 रुपये का चेंज हुआ है, किस पर हुआ है, 120 पर चेंज हुआ है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, पहले हमारे को डिमांड देखनी है। तो डिमांड 300 से कितनी हो चुकी है, 200 हो चुकी है। तो यहाँ पर कमी कितने की हुई है दोस्तों, 100 की, किस पर हुई है, 300 पर। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ पर 80 का परिवर्तन हुआ है, किस पर हुआ है दोस्तों, 120 पर हुआ है। तो यहाँ पर इसको यदि सोल्व करेंगे ना तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ रहा है 1/3 बट्टे में आपके पास 4 दूनी 8 और 4 × 12 होता है, यानी 2/3। दोस्तों यदि अब इसको सोल्व करेंगे ना तो यहाँ पर जो आपके पास जो आंसर आएगा वो 3 से दोस्तों यहाँ पर 3 कट रहा है और बस क्या रहा है, 1/2। और 1/2 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं, यानी 0.5। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। क्या होगा, ए ऑप्शन। एक निर्कृष्ट वस्तु के संबंध में मांग की आय लोच होती है। निर्कृष्ट यानी कि जो विभिन्न वस्तुएं होती है उसमें दोस्तों मांग की जो आय लोच होती है वो कैसी होती है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, किस प्रकार के माल की मांग गिरती है परिवार के आय स्तर में वृद्धि के साथ, यानी किस प्रकार के माल की जो मांग है वो गिरेगी कभी, परिवार के आय स्तर में वृद्धि के साथ। तो यहाँ पर जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो होगा निर्कृष्ट माल, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। निर्कृष्ट वस्तु जैसे बाजार के संबंध में मूल्य में कमी से, निर्कृष्ट वस्तु जैसे बाजार के संबंध में मूल्य में कमी से, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, मांग में कमी, मांग में कमी, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही मांग वक्र पर गतिशीलन दिखाता है, एक ही मांग वक्र पर गतिशीलन दिखाता है। तो यहाँ पर जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, एक ही मांग वक्र पर गतिशीलन दिखाता है तो मांग में विस्तार तथा संकुचन, मांग में विस्तार तथा संकुचन, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। हॉट डॉग्स
के मूल्य 22% से बढ़े, मूल्य कितने से बढ़े 22% से, तथा मांगी गई हॉट डॉग्स की जो मात्रा है वो 25% से गिर रही है। तो यहाँ बताया गया कि हॉट डॉग्स के लिए मांग है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बताना है हमारे को, मूल्य बढ़ा है 22 से, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 122 हो गया। और दोस्तों हमारी जो मांग है वो कितने से गिरी है 25 से, तो यहाँ पर 100 होती है, तो मान लीजिएगा 75। तो यदि इसको सोल्व कर रहे होंगे ना तो दोस्तों ये हमारे पास पॉइंट में आएगा। और यहाँ पर दोस्तों हमारे को पूछा मांग है, तो इलास्टिसिटी जो डिमांड होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है दोस्तों लेस देन 1 हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों जब ये प्रोसेस होती है तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, लोचदार होगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। जब मूल्य परिवर्तन का मांगी मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो लॉस होगी। दोस्तों फिर से सुनना, जब मूल्य परिवर्तन का मांगी मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो लॉस होगी। तो यहाँ पर जो दोस्तों करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो शून्य होगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। साधारणतः कौन सा तत्व है जो एक वस्तु के मूल्य लॉस को कम रखता है? साधारणतः कौन सा तत्व है जो एक वस्तु के मूल्य लॉस को कम रखता है? तो दोस्तों उसका जो कम मूल्य होता है वही रखता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। एक सरल रेखा मांग वक्र जिसमें दो अक्ष मिल रहे होते हैं, ऐसे में मांग की रेखा के मध्य बिंदु पर जो मूल्य होगा वो लोच कैसा होगा? दोस्तों इसको एक बार फिर से सुनना, एक सरल रेखा मांग वक्र जिसमें दो अक्ष मिल रहे होते हैं, ऐसे में जो मांग की जो रेखा होती है उसके मध्य बिंदु पर मूल्य लोच होगी, ये हमारे को बताना है। उसके मांग की जो रेखा होती है उसके मध्य बिंदु पर जो मूल्य लोच होती है वो क्या होती है? तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा यहाँ पर 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। मांग में वृद्धि एक परिणाम हो सकता है। मांग में यदि वृद्धि हो रही है तो वो किसका परिणाम हो सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास आय में वृद्धि, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आय लोच की गणना करें यदि मांग में 5% बढ़े और आय 1% बढ़े। तो दोस्तों यहाँ पर चेंज इन डिमांड कितनी हो रही है 5, और चेंज इन प्राइस कितनी हो रही है 1 हो रही है। यहाँ पर परसेंटेज ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा 5 होगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। एक वस्तु जिसका इकाई लोच का मांग वक्र है, एक वस्तु जिसका इकाई लोच का मांग वक्र है, यदि इस वस्तु के मूल्य बढ़े तो उपभोक्ता का इस वस्तु पर कुल व्यय होगा। तो दोस्तों वो यथावत ही रहने वाला है। यहाँ पर इसके जो ऑप्शन है वो देखते हैं, तो यहाँ पर जो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यथावत स्थिर रहेगा, यथावत स्थिर रहेगा। मांग लोच का क्या मूल्य होगा? मांग लोच का क्या मूल्य होगा यदि माल की मांग पूर्णतः लोचदार है? दोस्तों जब पूर्णतः लोचदार होती है तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या कंडीशन होगी? तो पूर्णतः जब लोचदार होती है तो यहाँ पर क्या होता है? अपरिमित होता है, यानी कि अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। पूर्ति में वृद्धि तथा कमी से अर्थ है, पूर्ति में जब वृद्धि होती है और तथा कमी, पूर्ति में वृद्धि और कमी से अर्थ है तो एक मूल्य पर अन्य घटकों में परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति में परिवर्तन। तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ दोस्तों? एक मूल्य पर अन्य घटकों में परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति में परिवर्तन। यदि किसी पूरक वस्तु के मूल्य बढ़ते हैं तो यदि किसी पूरक वस्तु के मूल्य बढ़ते हैं, पूरक वस्तु दोस्तों क्या होती है ये हमारे को पता होना चाहिए। पूरक वस्तु दोस्तों एक तरह से हम कह सकते हैं अपोजिट होती है, एक तरह से क्या होती है? अपोजिट होती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये पूछा है यदि किसी पूरक वस्तु के मूल्य बढ़ते हैं तो क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों आंसर जो होने वाला है मांग वक्र बाईं ओर खिसकता है, मांग वक्र बाईं ओर खिसकता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। एक एकाधिकार बाजार में मांग की आड़ी लोच है, एक एकाधिकार बाजार में मांग की आड़ी लोच है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आंसर होगा वो क्या होगा? 0, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मांग की आय लोच क्या है? जब आय में परिवर्तन 20% तथा मांग में परिवर्तन कितना हो रहा है 40%। तो दोस्तों डिमांड में 40% का परिवर्तन जबकि आय में 20 का परिवर्तन, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारा 2 होगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। जब मांग वक्र सीधी रेखाओं वाला है, जब जो मांग वक्र है हमारा वो सीधी रेखाओं वाला है और अक्ष दूरी के समानांतर है तो होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जो दोस्तों होने वाला है वो होने वाला है आपका पूर्ण लोचदार, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। गिफिन असत्याभास एक अपवाद है, गिफिन असत्याभास जो है वो दोस्तों किसका अपवाद है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मांग का, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मांग का नियम है एक, तो दोस्तों मांग का नियम है एक परिमाणात्मक संवाद या गुणात्मक संवाद या दोनों। तो यहाँ पर जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो होगा गुणात्मक संवाद, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। किन प्रकार के वस्तुओं के मूल्य बढ़ने के साथ मांग नहीं घटती? दोस्तों ऐसे कौन सी वस्तुएं हैं जिनका मूल्य भी बढ़ जाए लेकिन मांग घटती नहीं है? तो वो कौन सी होती है? अति आवश्यक वस्तुएं होती है, अति आवश्यक वस्तुएं होती है। 4 रुपए से मूल्य बढ़कर 6 रुपए हो जाता है,
दोस्तों यहाँ पर 4 रुपये से मूल्य बढ़कर के कितना हो रहा है, 6 रुपये हो रहा है, यानी कि कितना परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर 2। तो यहाँ पर 2 का परिवर्तन हुआ किस पर, 4 पर हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है तब मांग 15 यूनिट से घटकर कितनी हो जाती है, 10 यूनिट हो जाती है, यानी कितनी यूनिट घटी दोस्तों, 5 यूनिट घटी, किस पर घटी, 15 पर घटी। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास क्या होने वाला है, तो इसको यदि सरल करेंगे तो 1/3 आएगा, और इसको सरल करेंगे तो दोस्तों 1/2 आने वाला है, और यहाँ पर यदि इसको सरल करें तो 1/3 गुणा में दोस्तों 1 और ऊपर आपके पास 2 चला जाएगा, तो यहाँ पर 2/3 आंसर आ रहा है। और 2/3 का मतलब दोस्तों आपके पास होता है 0.66, हम कह सकते हैं, यानी कि 2/3 का जो मान होने वाला है हमारे पास, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो 0.66 होगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मांग वक्र का विस्तार एवं संकुचन का कारण है, मांग वक्र जो होता है उसका विस्तार और जो संकुचन है उसका कारण क्या है ये हमारे को बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा उपयोगी वस्तु के मूल्य में बदलाव, उपयोगी जो वस्तु होती है उसके मूल्य में बदलाव ही विस्तार और संकुचन का क्या है, कारण है, संकुचन। तो यहाँ पर 45 में क्या हो रहा है दोस्तों, ए ऑप्शन सही हो रहा है। दो बिंदुओं के बीच लोच है, दो बिंदुओं के बीच लोच है, तो यहाँ पर हमारे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, गोलाकार लोच। वस्तु की मांग किस पर निर्भर करती है, वस्तु की जो मांग है वो किस पर निर्भर करती है, तो दोस्तों मूल्य पर, आय पर, संबंधित वस्तुओं का मूल्य पर, और ये सभी। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। ये दोस्तों जो क्वेश्चन है वो कंफ्यूजन वाला लग रहा है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः लोच होती है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, शून्य। आपूर्ति बोध कराती है, आपूर्ति बोध कराती है एक विशिष्ट मूल्य पर एक विशिष्ट समयावधि के लिए की गई आपूर्ति की मात्रा का। दोस्तों यहाँ पर फिर से क्वेश्चन को हम एक बार देखते हैं। आपूर्ति बोध कराती है एक विशिष्ट मूल्य पर एक विशिष्ट समय अवधि के लिए की गई आपूर्ति की मात्रा का। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर सत्य होगा। अगर मांग अक्ष के समानांतर है तो यह लोच किस प्रकार की होगी, तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो पूर्ण लोचदार होगी। अन्य बातों पर स्थिर रहने पर यदि किसी निर्कृष्ट माल के मूल्य में कमी होती है, अन्य बातें हमारी समान रखनी है और निर्कृष्ट वस्तु जो होती है, निर्कृष्ट जो माल होता है उसके मूल्य में क्या हो रही है, कमी होती है, तब प्रभाव होगा मांग मात्रा पर। मांग मात्रा पर क्या प्रभाव होगा ये हमारे को बताना है। तो यहां पर जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो मांग में क्या होगी, कमी होगी। पूर्ण स्थानापन्न जो वस्तुएं होती है उसमें आड़ी लोच क्या होगी, पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं में क्या होती है, आड़ी लोच क्या होती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, अपरिमित होती है, अपरिमित, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता खर्च करता है 80 रुपये एक वस्तु खरीदने में जब उसका मूल्य 1 रुपये प्रति इकाई हो। तो यहाँ पर दोस्तों 80 रुपये है और 1 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से कितने हो गए, 80 रुपये। और 96 रुपये खर्च करता है जब मूल्य 2 रुपये प्रति इकाई हो। तो यहाँ पर दोस्तों 2 रुपये मूल्य इकाई का है, तो यहाँ पर क्या होगा, 48 ही होगी, वस्तु कितनी होगी, 48। पहले कितनी थी दोस्तों, 80, कितने का परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पर यदि अंतर देखें दोस्तों 2, और यहाँ पर आपके पास कितना आ रहा है, 3, यानी 32 का अंतर आ रहा है। 32 का अंतर आ रहा है, किस पर आ रहा है दोस्तों अंतर, ये 80 पर आ रहा है, 80। तो इसको यदि हम सरल करेंगे ना तो ये 16×5 = 80 होता है, सॉरी ये 16×5 = 80 होता है दोस्तों, और ये 16×2 = 32 होता है। तो यहाँ पर 2/5 आ रहा है, क्या आ रहा है, 2/5 आ रहा है। तो 2/5 को यदि सरल करेंगे तो दोस्तों हमारे पास क्या आएगा, 0.4 आएगा, 0.4 आएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। एक क्षैतिज आपूर्ति वक्र जो मात्रा अक्ष के समानांतर है दिखाता है कि आपूर्ति लोच है। एक क्षैतिज आपूर्ति वक्र जो मात्रा अक्ष के समानांतर है दिखाता है कि आपूर्ति लोच है। तो यहाँ पर दोस्तों अपरिमित होगा, क्या होगा, अपरिमित होगा। यदि मूल्य में कमी 10 रुपये से 8 रुपये हो गई हो लेकिन वस्तु की मांग मात्रा स्थिर रहती है तो मूल्य लोच होगा। दोस्तों यहाँ पर बोला क्या है, यदि मूल्य में कमी 10 रुपये से क्या हो चुकी है, 8 रुपये हो चुकी है, लेकिन जो वस्तु की जो मांग मात्रा वो स्थिर रहती है तो मूल्य लोच होगा। तो उस कंडीशन में दोस्तों क्या होगा, 0। एक वस्तु की आपूर्ति से बोध होता है, एक वस्तु की जो आपूर्ति होती है उससे बोध होता है। इन चारों ऑप्शनों में से दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो समय की प्रति इकाई पर एक विशिष्ट मूल्य पर विक्रय। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, पूर्ति में वृद्धि अथवा कमी का अर्थ है, पूर्ति में वृद्धि तथा कमी का अर्थ है। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा आपूर्ति वक्र में परिवर्तन, यानी ए ऑप्शन सही होगा। यदि आपूर्ति वक्र पूर्णतः बेलोचदार हो तो आपूर्ति वक्र है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, लंबवत होगा।
जब अल्पकाल में आपूर्ति मूल्य में वृद्धि की जाती है तो उत्पाद का लाभ क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। जब एक वस्तु की आपूर्ति में परिवर्तन आता है और प्रभाव उसी आपूर्ति वक्र में होता है, इसका क्या कारण होगा? तो यहां पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन। वस्तु के मूल्य में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आपूर्ति लॉस क्या होगा जब मूल्य में परिवर्तन 15 रुपए से 12 रुपए होता है? तो दोस्तों मूल्य हो रहा है तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है? कमी हो रही है। 3 पर कमी हो रही है, किस पर? 15 पर। और यहाँ पर देखो 6 इकाइयों से 5 इकाइयों में परिवर्तन होता है, तो 6 से 5 हुई है, तो यहाँ पर 1 की कमी हुई है, किस पर? 6 पर। तो यहाँ पर दोस्तों इसको यदि सरल करेंगे ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? 3 दूनी 5 यानी 1/5 होता है, तो 1/6 और 1/5 हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको यदि सरल करेंगे ना, तो ये 5/6 आ जाएगा, और 5/6 की जो वैल्यू होती है वो दोस्तों क्या होती है? 0.833 होती है। 0.833 होती है। एक पूर्णतः बेलोसदार आपूर्ति वक्र होगा। एक पूर्णतः बेलोसदार आपूर्ति वक्र होगा, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो वाई अक्ष के समानांतर होगा। वाई अक्ष के समानांतर होगा। यदि एक वस्तु की आपूर्ति पूर्णतः लोचदार, तब मांग में वृद्धि का परिणाम होगा। तो दोस्तों यहां पर संतुलन मात्रा बढ़ेगी, संतुलन मूल्य यथावत रहेगा। संतुलन मात्रा तो बढ़ेगी लेकिन मूल्य क्या रहेगा? यथावत रहेगा। जब आपूर्ति मात्रा में परिवर्तन के समानुपात परिवर्तन मूल्य में होता है तो उत्पादक की आपूर्ति होगी। तो दोस्तों यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा, इकाई लोचदार आपूर्ति, यानी सी ऑप्शन यहां पर सही होगा। आपूर्ति में विस्तार उस स्थिति का बोध कराता है जब उत्पादक आपूर्ति करना चाहते हैं। आपूर्ति में विस्तार उस स्थिति का बोध कराता है जब उत्पादक आपूर्ति कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, वस्तु की ज्यादा मात्रा बढ़े हुए मूल्यों पर। वस्तु की ज्यादा मात्रा बढ़े हुए मूल्यों पर, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जब आपूर्ति पूर्णतः बेलोचदार है तो आपूर्ति वक्र की लोच बराबर होगी। तो यहाँ पर किसके बराबर होगी दोस्तों? शून्य के बराबर होगी। अगला क्वेश्चन है, यदि तकनीक में सुधार होता है तो क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपूर्ति वक्र में दाईं ओर परिवर्तन होगा। आपूर्ति वक्र में किस तरह परिवर्तन होगा? दाईं ओर। यदि सेब के मूल्य 30 रुपए प्रति किग्रा से 40 रुपए प्रति किग्रा बढ़ते हैं, मूल्य बढ़ रहा है कितना दोस्तों? 30 से 40 हो रहा है, यानी 10/30 होगा। और आपूर्ति 240 किग्रा से 300 किग्रा तक बढ़ती है, यानी कि कितनी बढ़ी? 60 बढ़ी। 60 बढ़ रही है दोस्तों यहाँ पर। तो 60 बढ़ी किस पर? 240 पर। 60 बढ़ी 240 पर। तो यहाँ से यदि इसको काटेंगे तो 6 चौक 24, यानी कि 1/4 होता है, और इसको काट रहे होंगे तो ये 1/3 होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 3/4 आएगा, और 3/4 का मतलब होता है दोस्तों 0.75, और जो कि हमारा आंसर है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर 0.75 लिख रखा है। 0.75 यहाँ पर आंसर हम नहीं दे सकते। यहाँ पर दोस्तों इसके लगभग माने तो यहाँ पर 0.77 यहाँ पर सही होगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा, यानी कि 0.75 यहाँ पर सही रहेगा। 0.77। व्यापक मुद्रा से तात्पर्य है, व्यापक मुद्रा से तात्पर्य है, तो दोस्तों व्यापक मुद्रा किसे कहते हैं? तो M3 को कहते हैं, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन सी मुद्रा आपूर्ति संकीर्ण मुद्रा पूर्ति की अवधारणा मानी गई है? निम्न में से कौन सी मुद्रा आपूर्ति संकीर्ण मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा मानी गई है? तो यहाँ पर जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, M1 को मानिए। विनिमय पत्र को कभी कभी कहा जाता है, तो दोस्तों इसे हम लगभग मुद्रा कहते हैं, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। भारत में 1 रुपए का नोट निर्गमित करने का दायित्व जो होता है वो किसका होता है दोस्तों? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। M1 परिभाषित है, तो M1 परिभाषित है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा M1 प्लस बचत जमा डाक के पास। M1 में क्या जोड़ देंगे? बचत जमा डाक के पास, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन सा संकीर्ण मुद्रा में नहीं आते, यानी संकीर्ण मुद्रा में जो नहीं आते, संकीर्ण मुद्रा दोस्तों हम कहते किसे हैं? तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर नहीं आते हैं वो हमारे को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अवधि जमाई। व्यापक मुद्रा और संकीर्ण मुद्रा में जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है? तो समय जमाई कहलाता है, यानी अवधि जमाई होगा। M1 बराबर उसमें क्या जोड़ें? प्लस जनता जमाए के साथ। जनता जमाओं के साथ यदि हम क्या जोड़ दें कि M1 हो जाए? तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? करेंसी, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। M1 मुद्रा में किसे शामिल करते हैं? तो करेंसी नोट मांग जमाओं को, करेंसी नोट मांग जमाए को। 1969 में राष्ट्रीयकृत हुए जो बैंक है वो कितने हैं? तो दोस्तों 14 है। कितने हैं? 14 है।
डॉट डॉट से संदर्भ लिया जाता है किसी वाणिज्य की कुल जमाओं के उस भाग का जो उसको रोकड़ संचयों के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक में रखनी हो। दोस्तों यहाँ पर फिर से पढ़ना कि संदर्भ से लिया जाता है किसी वाणिज्य की कुल जमाओं के उस भाग का जो उसके रोकड़ संचयों के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक में रखनी हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो होगा वो होगा CRR, कैश रिजर्व रेशियो जो होगा। वह दर है जो केंद्रीय बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों के बिलों का बट्टा करने पर ली जाती है। वह दर है जो केंद्रीय बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों के बिलों का बट्टा करने पर जो ली जाती है वो क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर होती है बैंक दर। जमा चलन में दूसरे राज्यों से आगे है, जमा चलन में दूसरे राज्यों से आगे है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, महाराष्ट्र। रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करने के लिए निम्न में से क्या अपनाती है। रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करने के लिए क्या अपनाती है, तो न्यूनतम संचय व्यवस्था अपनाती है, न्यूनतम संचय व्यवस्था अपनाती है। 1980 में कितने बैंक राष्ट्रीयकृत हुए थे, तो उस समय दोस्तों 6 हुए थे। अर्थव्यवस्था में साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक कर सकता है, अर्थव्यवस्था में साख नियंत्रण के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में जो रिजर्व बैंक है वो कर सकता है, तो बैंक दर तथा CRR को क्या कर सकता है, वो बढ़ा सकता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यदि RBI बैंक दर बढ़ाना चाहता है तो उसे क्या करना होगा, तो उसे दोस्तों प्रतिभूतियों को क्या होगा, बेचना होगा। 1982 में सरकार ने डॉट को ग्रामीण क्षेत्रों में निश्चित दर पर वित्त व्यवस्था के लिए स्थापित किया, तो उसके लिए जो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय तथा राज्य सरकार अग्रिम भी प्रदान करता है जो अग्रिम की तिथि के 90 दिन के भीतर लौटाना योग्य होता है। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय तथा राज्य सरकार अग्रिम भी प्रदान करता है जो अग्रिम तिथि के 90 दिन के भीतर लौटाना योग्य होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, 90 दिन। केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण द्वारा करता है, केंद्रीय जो बैंक है वो साख नियंत्रण द्वारा करता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होने वाला है, यानी नगद जमा अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बैंक न केवल जमा स्वीकार करता है बल्कि बचत को भी क्या करता है, स्वीकार करता है, तो यहाँ पर दोस्तों बैंक न केवल जमा स्वीकार करते हैं बल्कि जो गतिशीलन है बचत को भी क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। भारत में बैंकों का जो बैंक है वो दोस्तों कौन सा है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। निम्न में से कौन साख नियंत्रण करने का भारतीय रिजर्व बैंक का गुणात्मक माप नहीं है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका गुणात्मक माप नहीं है वो हमारे को बताना है, तो वैधानिक तरलता अनुपात, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के राष्ट्रीय भंडारों का रखवाला कौन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के राष्ट्रीय भंडारों का रखवाला कौन है, तो भारतीय रिजर्व बैंक, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकृत हुआ, यानी भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्रीयकृत जब हुआ था वो कौन से सन में था, तो 1949, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जब बैंक दर बढ़ाई जाती है तो ऋण की मांग, जब बैंक दर बढ़ाई जाती है तो ऋण की मांग दोस्तों क्या होगी, घटती है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन सा चयनात्मक साख नियंत्रण विधि नहीं है, निम्न में से कौन चयनात्मक साख नियंत्रण विधि नहीं है, तो स्वयं आवश्यकताओं में परिवर्तन, स्वयं आवश्यकताओं में परिवर्तन। भारतीय रिजर्व बैंक सभी नोट निर्गमित करती है, 500 का, 100 का, 10 का, 1 रुपए का नहीं करती, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। प्रतिभूतियों का खुले बाजार में क्रय विक्रय होने को कहा जाता है, दोस्तों प्रतिभूतियों का खुले बाजार में जो विक्रय होने को कहा जाता है, यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो खुली बाजार क्रिया होगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आंसर होने वाला, खुली बाजार क्रिया होने वाला है। निम्न में से कौन सी विधि, निम्न में से कौन सी विधि केंद्रीय बैंक द्वारा मात्रात्मक है, दोस्तों यहाँ पर क्या लिख रखा है, केंद्रीय बैंक, निम्न में से कौन सी विधि केंद्रीय बैंक द्वारा मात्रात्मक है, साख नियंत्रण के लिए प्रयोग नहीं की जा सकती, प्रयोग नहीं की जा सकती, तो यहाँ पर जो दोस्तों करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला मार्जिन आवश्यकताओं में परिवर्तन, मार्जिन आवश्यकताओं में परिवर्तन। 10 रुपए का नोट द्वारा निर्गमित किया जाता है, तो दोस्तों 10 रुपए का जो नोट है वो निर्गमित कौन करता है, तो यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक ही करती है, भारतीय रिजर्व बैंक करती है। दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 100 क्वेश्चन देख लिए, अगले वीडियो में दोस्तों हमारे को फिर से 100 क्वेश्चन देखने, इस प्रकार हमारे को दोस्तों इसके 500 प्लस क्वेश्चनों का क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना है, और यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी क्या करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू दोस्तों।